होगी। अब चलते हैं दूसरे विषय की ओर, आरजेडी की ओर। चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, हनीमून पीरियड दे रखा है तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार को, जो 20 वर्षों से सरकार में है। और विपक्ष की भूमिका में आपने ठीक ही कहा, यदि नीट मामले में प्रशांत किशोर ने मुद्दा न उठाया होता तो फाइल बंद हो गई थी। और सोशल मीडिया ने यहां अपना असर दिखाया, लेकिन विपक्ष मौन रहा। और विपक्ष ने कई दिनों के बाद एक विज्ञप्ति जारी की, फिर इसके बाद और भी मौन साध गए। तो अब यह चर्चा चल रही है कि देखिए, तेजस्वी यादव पार्टी के भीतर बड़ा निर्णय चाहते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो काम करने वाले लोग नहीं है उन्हें पदों से छुट्टी मिलेगी। पहले क्यों रखा था भाई, जो काम करने वाले लोग नहीं है? और कहा जा रहा है कि 25 तारीख को वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी है, वहां कोई दूसरा आ नहीं सकता है, दूसरा बन नहीं सकता है। तेजस्वी यादव आज भी सर्वे सर्वा हैं। लालू यादव कितने फैसले लेते हैं ये हमें और आपको नहीं, सबको पता है। तो तेजस्वी यादव यदि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, और इससे आरजेडी को कितनी ताकत मिलेगी, और इसका परिवार के भीतर क्या असर दिखेगा, इसे समझने की आवश्यकता है। जी आपसे। देखिए, आपने बात एकदम सही कह दी कि कोई पार्टी के ऊपर उसका नहीं असर, वो सारे फैसले तो खुद ही करते हैं। तो पद पर बैठ जाएंगे तो क्या असर हो जाएगा? असर परिवार के भीतर होगा। परिवार का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मीसा भारती ये पद चाहती थी। मीसा भारती चाहती थी कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और ये पिछले साल के चुनाव के काफी पहले से वो चाह रही थी। और एक दिन का घटनाक्रम आपको ध्यान होगा, जब वो जिस दिन राबड़ी देवी की पेशी ईडी के सामने होनी थी, उसके पहले घर में इस बात को लेकर के कलह हुई थी, और ये हम लोगों ने खबर सुनी थी कि मीसा भारती घर छोड़ करके होटल में चली गई थी। अब उसकी पुष्टि तो कोई करता नहीं है, लेकिन अब इस तरह की बात चर्चा आई थी, और वो इस वजह से कि वो चाहती थी कि भाई इनको, इनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में हम कोई अड़चन नहीं लगाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, आरजेडी जीतती है तो ये मुख्यमंत्री बने, हमको कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन दिल्ली की राजनीति जब हमारे हवाले हो जाए, हम दिल्ली का देखें, हमको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, पार्टी का संगठन हम देखें और दिल्ली की राजनीति हम करें। अगर इनको यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना है तो बहुत फेयर एनफ है, मतलब बहुत लॉजिकल है कि ठीक है, आप जब उनको भी आपने राजनीति में ले आया है तो उनकी कोई भूमिका होनी चाहिए। वो चाहती थी। अभी तक वो उनकी बड़ी रणनीतिक, जो उनको स्ट्रेटेजिक साइलेंस जिसको बोलते हैं, वो रहा है। उन्होंनी रणनीतिक चुप्पी रही है। वो झगड़े में नहीं गई जिस तरह से तेज प्रताप गए या रोहिणी आचार्य गई। मीसा भारती झगड़े में उस तरह से नहीं गई। वो रही, उन्होंने ये दिखाया कि हम परिवार भी संभाल रहे हैं और पार्टी में भी जहां हमको अगर साइलेंट रहने की जरूरत है तो हम साइलेंट हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक उनका मूव था। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप पहले मुख्यमंत्री मांगते रहे, जब हार करके 25 सीट पर आ गए तो अब हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। ये मूव तो पहले भी हो सकता था ना, पहले नहीं हुआ क्योंकि पहले आपको लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो जब मुख्यमंत्री नहीं हुए तो आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की तरफ आपने एक मूव कर दिया। और जो झगड़े हुए हैं या जो सवाल उठे, उन सवालों को निपटाए बगैर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं। ये भले आधिकारिक रूप से तो वो सारे फैसले लेते हो, डिफैक्टो अभी प्रेसिडेंट हो बोले, लेकिन कागज पर तो आप अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो लालू यादव हैं। और आप जिस पोजीशन में हैं, आप उससे एक एलिवेशन चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप अपने लिए एक बड़ा पद चाहते हैं। तो किस उपलब्धि पर आपको ये पद दिया जाए? आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? आपने अगर आरजेडी जीती होती, जीतने का मतलब 60-70 सीट आप ले आए होते, 50 सीट भी ले आए होते, तो होता कि आपको, आपका एक एलिवेशन हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया। इतना खराब परफॉर्मेंस है, वर्स्ट परफॉर्मेंस है। आप 80 सीट से 25 सीट पर आ गए और अलायंस के पार्टनर्स को भी डुबा दिया। मतलब कांग्रेस भी 19 से घट के 4 पर आ गई और लेफ्ट भी 16 से घट के 3 पर आ गया। तो इस उपलब्धि के लिए आपका प्रमोशन मिलना चाहिए आपको? तो ये सवाल तो उठेगा ना, ये सवाल परिवार में भी उठेगा, पार्टी में भी उठेगा। अब ये बात एक पहलू हुआ। कैसे ये बात आई, क्यों आई ये बात इसलिए आई, आप याद करिए, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो ये हमने कहा था, इस बात जब आपने कहा कि आप बड़ी बात कर रहे हैं, ये परिवार के भीतर सहमत के खेल का एक दाव है। अपने परिवार के भीतर अपना पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश है। इनको लग रहा है कि आइसोलेट करने की कोशिश हो सकती है परिवार में। बिल्कुल। जो कहा तेज प्रताप ने कि लालू यादव की असली पार्टी जेजेडी है और जेजेडी में जो है विलय कर लेना चाहिए आरजेडी का, तो ये हम लोग की चर्चा के बाद की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो नहीं हो सकती है। मतलब विलय हो न भले न हो, लेकिन ये असली पार्टी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव असली नेता बनने की कोशिश करें और उनके पीछे रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का बल लग जाए और लालू यादव भी मौन सहमति दें, फिर तेजस्वी यादव की क्या राजनीति रहेगी?
सही ये बात है, इसलिए वोट बैंक तो लालू यादव का है, वोट बैंक लालू लालू यादव यादव का, का है। हाँ, लालू हाँ यादव का है। और हाँ। वो फिर लालू यादव के किसी बेटे के साथ जा सकता है, उसमें क्या है, अगर तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं तो तेज प्रताप करेंगे, मीसा भारती करेंगी। तो ये हम्म एक बड़ी चिंता इनकी है। इनको लग रहा है कि जो थ्रेट पनप रहे हैं, अभी छोटा थ्रेट है, अभी कोई थ्रेट बड़ा नहीं है, लेकिन जी। उस थ्रेट को पहले ही खत्म करो, यही पॉलिटिक्स है। कोई अपना, हम्म अगर बहुत होशियार लोग होते हैं तो वो बहुत आगे की सोच करके अपने संभावित थ्रेट को नष्ट करते हैं। तो हम्म। तेजस्वी यादव अपने संभावित थ्रेट को नष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी होशियारी नहीं होगी। अभी जी। आज की तारीख में होशियारी ये नहीं है कि आप परिवार के लोगों को ऐसी पोजीशन में निपटाने लगे जब आप कमजोर हैं, आपको जरूरत है इस परिवार की। ये फिर वही हम्म लोग हैं जो उनके आसपास हैं, जिनकी वजह से परिवार में दूरी बढ़ी है, जिनकी वजह से पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। ये वही लोग हम्म हैं जिनके कहने पर उन्होंने ये एक कदम बढ़ाने का फैसला किया। पहले तो उन हम्म। लोगों को रोकने की जरूरत है, उन लोगों को दूर करने की जरूरत है, परिवार में भरोसा बनाने की जरूरत है, परिवार के लोगों बिल्कुल। के साथ बैठ करके और चुनावी हार जीत का विश्लेषण और उस परिवार में फूट का विश्लेषण करना चाहिए। परिवार हम्म। फूटने पर आप देखिए ना कितने मजबूत थे शरद पवार। आज शरद पवार का नामलेवा नहीं है पूरे जी। महाराष्ट्र में। हम्म पुणे में, परभणी में, पिंपरी चिंचवाड़ में जो इनका घर था, गढ़ था, वहां इन लोग सुपड़ा साफ हो गया पूरे पवार परिवार का। हम्म। अभी समकालीन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता है शरद पवार, सुपड़ा साफ हो गया, भतीजा अलग हो गया, पोते पोतियां लड़ने लगे तो खत्म हो गए। बाल ठाकरे का बिल्कुल। परिवार बिखरा तो क्या हालत हो गई, सो हम लोग देख रहे हैं। तो हम्म ये समझना चाहिए तेजस्वी यादव को कि परिवार के फूट का लाभ दूसरे लोगों को जाए, नए फोर्सेज पैदा हो जाए, परिवार में से ही निकल के दूसरी ताकत बन जाए, वो नहीं होने हम्म देना चाहिए। लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। यहाँ भी हम्म परिवार के हार जीत की ईमानदार समीक्षा करें, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। जिन भाई जिम्मेदार लोगों की पहचान भी मुश्किल नहीं है, दो चार बिल्कुल। पांच तो सबकी पहचान जग जाहिर है ना, जो आपको मुख्यमंत्री बिल्कुल। बनवा रहे थे। बिल्कुल। पूछिए भाई उनसे कि हम्म तुम तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे तो क्या हुआ, कैसे नहीं हम्म मुख्यमंत्री बने। और जब कहे कि हम्म 10,000 रुपए की बात करे तो आप उसको उसी उसमें जवाब दीजिए कि भाई ये क्या फालतू की बात कर रहे हो कि 10,000 रुपए हम्म नहीं होता तो हार जाते नीतीश कुमार। क्या वोट ऐड कर रहे थे आपने, क्या वोट ऐड करा दिया उन लोगों ने तेजस्वी यादव के वोट बैंक में। तो ये हम्म। फैसला करना है उनको, परिवार से नहीं लड़ना है अभी। लेकिन वो परिवार से लड़ाई का मामला और वो देखा चिंता ना में आ गया, चिराग हम छोड़ पासवान रहे हैं। ने 2020 में और 2025 में चिराग हाँ पासवान ने अपना सलाहकार बदला ना, सलाहकार को दूर किया ना। उन्होंने हाँ, महसूस कर लिया कि 2020 में क्या परिणाम निकला और 2024 और 2025 में क्या फल मिला। देखिए क्या हाँ परिणाम है। हाँ, जी। तो ये आपको सलाहकार भी बदलने हैं, आपको परिवार में एकजुटता बनानी है, अपने वोटर्स को मैसेज देना है, बहुत सारे काम अभी करने हैं उनको। जी। तो वो उनको सारे सारे मर्ज की दवा उनको अपने थ्रेटन फील कर रहे हैं। वो अपने परिवार के दूसरे लोगों से अपनी ऑथोरिटी को लेकर के, पार्टी में अपनी ऑथोरिटी को लेकर के थ्रेटन फील कर रहे हैं, पॉलिटिकल हम्म पोजीशन को लेकर के थ्रेटन फील कर रहे हैं। और इसका समाधान उनको इसमें दिख रहा है कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो जाए। भाई राष्ट्रीय हम्म कार्यकारी अध्यक्ष होकर के क्या कर लीजिएगा। बरसों तक जनता दल यू बनने के बाद समता पार्टी भी थी और लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते थे, तो उसका क्या मतलब हम्म। था होने का। तो बिल्कुल। आपकी पार्टी का वजूद बचाना है ना, अभी परिवार बचाना है, पार्टी का वजूद बचाना है। इनको बहुत होशियारी से ये बात घर में सहमति बनाए बगैर, खासतौर से मीसा भारती के साथ सहमति बनाए बगैर हम्म कोई स्टेप आगे नहीं लेना चाहिए है। और संभव हो तो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव से बात करें। भाई सबसे छोटे हैं तेजस्वी यादव, उनको क्या दिक्कत है सबसे बात करने में, सब बिल्कुल। उनसे बड़े हैं, सब भाई बहन उनसे बड़े हैं, उनको क्या दिक्कत, किस हम्म। बात का ईगो है भाई बहन से और माँ ये बाप तो से। ये तो परिवार की बात हो गई अजीत जी, लेकिन चलिए देखिए, यदि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, राजद को कितनी मजबूती मिलेगी और लालू यादव की ताकत क्या और कम हो जाएगी। ताकत तो पहले ही कम हो गई है। बिहार में क्या राजद एक फोर्स बन पाएगा? परिवार का झगड़ा अलग है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कितनी आजादी मिलेगी? कौन सी आजादी है जो तेजस्वी यादव के पास आज नहीं है और कल मिल जाएगी? हाँ, कुछ नहीं है उसमें। उसमें उनकी पॉलिटिकल पोजीशन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होने वाला है, हम्म कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आना है। वो जहां है वहीं रहेंगे। बस उनके हम्म उनके घर के बाहर जो बोर्ड लगा है, भाई ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष का बोर्ड लगा, वहां कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोर्ड लग जाएगा, उसे कुछ भी हम्म। हासिल नहीं है। उल्टा ये बिल्कुल। मैसेज जाएगा कि आप लालू यादव की ऑथोरिटी को और कम कर रहे हैं। अभी हम्म थोड़े दिन पहले ही तो एक बड़ा चुनाव करके और लालू यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो उनको रहने दीजिए, सबको पता है कि वो एकदम सेरेमोनियल पोस्ट हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक सजावटी पद है, लालू यादव उस पर बैठे हुए हैं। आप उस हम्म अथॉरिटी को भी क्यों कम करना चाह रहे हैं। यादव मतदाताओं के बीच में भी इसका मैसेज कोई अच्छा नहीं जाएगा कि आप लालू यादव के रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। तो पार्टी हम्म। के ऊपर भी इसका कोई बहुत असर, पार्टी के ऊपर तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये अपने निजी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, जो थ्रेट फील कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए, परिवार और पार्टी दोनों में अपनी पोजीशन थोड़ी और ऊंची करना चाहते हैं। लेकिन हम्म। कोई आदमी इस पर सवाल उठाएगा कि किस उपलब्धि पर प्रमोशन होगा आपका।
उपलब्धि बिल्कुल। होनी चाहिए ना प्रमोशन होने के लिए, कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए आपके पास, या आपकी जिद है, आपको पावर है, आपको लग रहा है कि हम हथियार लेंगे और हम ताकत के जोर से हम ये पद हासिल कर लेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, न पार्टी के स्तर पर, और परिवार में विभाजन और बढ़ जाएगा। हम्म। तो चलिए देखिए, परिवार में और पार्टी दोनों में विभाजन बढ़ जाएगा। अब चलते हैं भाजपा की ओर। नितिन नबीन, बिहार के नितिन नबीन अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, बिहार के लिए गौरवशाली क्षण है। और वह भाजपा जो बिहार को अपना नेता नहीं दे पा रही थी, उस भाजपा ने बिहार से देश को नेता दे दिया है। और नितिन नबीन की सीढ़ी अब आगे कहां तक जाएगी, यह समझा जा सकता है। तो नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना, इसकी जरूरत पर पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। हम लोगों ने वह बयान भी सुना है असम के मुख्यमंत्री का, जब नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बात आई तो वह पूछ रहे थे, हैं कौन ये नितिन नबीन। तो नितिन नबीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब पार्टी की बैठक होगी, तो जब तक आसीन नहीं होंगे नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इंतजार करेंगे। नितिन नबीन, अजीत जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक जनरेशनल शिफ्ट का समय है, हम लोग इस पर चर्चा जी। कर चुके हैं, पीढ़ीगत हम्म। परिवर्तन का समय है। और हम्म। पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत एक युवा चेहरे को सामने लाना था, वो लेके आए। बिहार के हम्म। लिए गौरव का इसलिए क्षण है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि तमाम सब आदमी तारीफ करता है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली इतने जागरूक हैं, सजग हैं, इतने समझदार हैं, इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हम्म। देता कोई कुछ नहीं है बिहार को। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुना है। अब हम्म। इसके पीछे उनकी के क्या सोच काम कर रही थी, वो कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये दो लोगों के जी। दिमाग की बात है। आज हम्म। ही हमारी राम माधव से एक कार्यक्रम में हम लोग साथ में थे, एक सवाल पूछा गया था कि भाई ऐसा क्या संघ को बाईपास करके किया गया, या कैसे डिसीजन, किस तरह से नितिन नवीन का डिसीजन हो गया। उन्होंने कहा कि कोई किसी को बाईपास नहीं किया गया है, और जहां परामर्श होना चाहिए है उस सब परामर्श के बाद नितिन नवीन का चयन हुआ है। उन्होंने अच्छा। कहा कि हाँ, उन्होंने कहा लोगों ने ये फिर दूसरा काउंटर प्रश्न हुआ कि सलाह नहीं ली गई, सूचना दी गई संघ को। तो उन्होंने कहा कि हम्म। सूचना भी देने की क्यों जरूरत है, सूचना भी बिल्कुल। परामर्श का ही एक हिस्सा है। आपने सूचना दी कि हम इनको बता रहे हैं, इसका मतलब कि आप राय ले रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब है कि संघ के परामर्श से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हम्म। मतलब कल औपचारिक रूप से घोषणा होगी, नॉमिनेशन तो उनका हो गया और कोई दूसरा नॉमिनेशन है नहीं, उन्हीं का नाम है, तो कल जी। औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके नाम पर मुहर भी लगा दी जाएगी। हम्म। ये रणनीतिक रूप से एक अच्छा बड़ा फैसला है। और बिहार के लिए, देखिए, बिहार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि बीजेपी अपना नेता बिहार में नहीं दे पाती थी, अब बिल्कुल। बिहार में बीजेपी की लीडरशिप बहुत मजबूत होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, और ये हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसकी वजह से होगी। अब बीजेपी ने ये बिहार के लोगों को दिखाया है कि नेतृत्व का संकट नहीं है। लोग पूछते थे ना कि भाई नेता लालू यादव हैं या नेता नीतीश कुमार बिल्कुल। है, बीजेपी का नेता कौन है, लालू जी। यादव, नीतीश कुमार टाइप का। तो एक लीडरशिप का वैक्यूम दूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहां बिहार में भी सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना करके अपना नेता बना दिया है, और बिहार हम्म। से अब नेता दे करके ये जो चिरंतन सवाल है, जिस पेरेनियल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं बीजेपी का था लीडरशिप का, उसको तो खत्म ही कर दिया भाई। अब जिस बिल्कुल। प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने चुना, वहां नेता की क्या कमी है। और हम्म। दूसरे, एक संभावना ये भी है, अभी संभावना ही हम कहेंगे, कि बिहार के लोग आएंगे उनकी कमिटी में। आज फिर हम बताएंगे, कुछ और लोग थे जो राष्ट्रीय परिषद के बैठक के लिए आए हुए हैं दिल्ली। वो लोग बता रहे थे कि कल पार्टी ऑफिस में गए तो वहां नितिन नवीन के ऑफिस के आसपास बिहार के लोग बहुत दिख रहे थे। हमने कहा कि अच्छी बिल्कुल। बात है। अब बिहार जी। के लोगों की भी पूछ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बढ़ेगी। पहले नहीं थी। पहले जी। हम लोग फ्रिंज पर थे, हम लोग हाशिए पर थे, मतलब दूर से देख रहे हम्म। थे। अब हम्म। अब एकदम सेंटर में है। और एक बात है कि हम लोग देखे हुए हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक्सेस बड़ा मुश्किल होता था, कांग्रेस में कोई एक्सेस नहीं कर पाता था। जी। लेकिन अगर अगर अमेठी और रायबरेली का आदमी आए तो उसको तुरंत एक्सेस होता था, उसके लिए एक अलग सेल बना बिल्कुल। हुआ था। अमेठी रायबरेली के लोगों के सारे काम होते थे। तो देश भर के आदमी को भले मुश्किल होगी नितिन नवीन के पास जाने में, बिहार के आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। बिहार का आदमी आज के भी लिए अजीत हमेशा जी, एक्सेप्टेबल रहना होगा। आज भी नीतीश कुमार से दूसरे लोग मिलना चाहें तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन लेकिन बात नालंदा हरनौत और नालंदा की आती बिल्कुल। है, तो हाँ, उनको बुलावा तुरंत जाता है। तुरंत जाता है। हाँ, तो वही हाल है, जी। वही बिहार के लोगों की स्थिति अब ये है कि बिहार का हम्म। आदमी जब चाहेगा उनको एक्सेस करेगा। और फिर वो आएंगे कहाँ, उनको आना तो बिहार ही है ना, हर हफ्ते वो बिहार आएंगे, बिल्कुल। अपने घर आएंगे, हम्म। तो वहां हम्म। मिल सकते हैं। तो बिहार के लोगों के लिए एक राजनीति में कदम दर कदम बढ़ा करके सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाने का एक रास्ता मिल गया है लोगों को, बिहार के लोगों जी। को एक सीढ़ी मिल गई है राजनीति में सफल होने की।
और इसका लाभ बीजेपी को पूरी पॉलिटिक्स को मिलेगा। बीजेपी बिहार की पूरी पॉलिटिक्स में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। पहले लोगों को लगता था कि कैसे एक्सेस करेंगे गुजरात के अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को या कहीं और का अध्यक्ष है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अब ये एक्सेस का संकट खत्म हो जाएगा, लोगों में एक चाह बढ़ेगी, उस उम्र के कम उम्र के लोगों में चाह बढ़ेगी कि भाई पहले बीजेपी ने 49 साल के अमित शाह को बनाया, 45 साल के नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया, क्या पता अगली बार 40 साल के आदमी को बना दे। तो ये जो नौजवान जो जेन जी एक जो टर्म चला है, हम लोग आजकल सब आदमी बोल ही रहा है, जनरेशन जी जो है, जनरेशन जेड जिसको कहें, वो जनरेशन और उसके पीछे वाली मिलेनियम जनरेशन जो है, इस जनरेशन के लोगों का जो राजनीति से मोह भंग हो रहा था या लग रहा था कि नौजवानों के लिए जगह नहीं है, बूढ़े राज करते हैं, उन सब के लिए एक उम्मीद रहेगी नितिन नवीन के आने से। और नितिन नवीन गो टू मैन है, जो गो टू मैन कहा जाता है, सो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गो टू मैन है। उनको जो उनका पार्टी तय करेगी अध्यक्ष के नाते उसमें उनका से होगा और उसको इंप्लीमेंट कराने में वो कोई कोताही नहीं करेंगे। वो काबिल आदमी है और वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने साबित किया है, अपने राजनीतिक करियर में साबित किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असेट होंगे, भले हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं जानते हो या वो प्रिटेंड कर रहे हो कि हम नहीं जानते हैं कौन है, लेकिन अब ये पता नहीं कैसे वो प्रिटेंड कर रहे थे। भाई छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और इतना अच्छा काम किया उन्होंने छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्किम के सह प्रभारी रहे सिक्किम, नितिन नवीन वहां, वो कैसे नहीं जानते थे। वो प्रिटेंड कर रहे होंगे हो सकता है, लेकिन अब सारा देश जानता है नितिन नवीन को। तो चलिए देखिए, सारा देश जानता है बिहार की सियासत क्या है, कैसे है और आगे क्या सब देखने को मिल सकता है। ये आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, आगे भी समझते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।